आज तो है भी नहीं। हाँ चलो भाई, वेक्टर के बारे में फटाफट रिवाइज करा देते हैं। वेक्टर तो पता ही है ना बेटा, वेक्टर क्या होता है कि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद ही रखना है वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। एक रेखाखंड जिसमें क्या लगी हो, डायरेक्शन लगी हो, उसे वेक्टर कहते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर का परिमाण। किसी वेक्टर क्या होता है, परिमाण, या फिर वेक्टर की लंबाई। लंबाई को हम मॉड कहते हैं। ठीक है, आगे याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी लेंथ, किसी भी वेक्टर की क्या लेंथ। आगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर फटाफट पढ़ लो। कंडीशन, सॉरी, कोनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, कोनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन के अलोंग जो वेक्टर होते हैं उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, या फिर एक ही रेखा के अंदर। इनमें ये भी याद रखना है कि हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या होते थे कि किसी भी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहीं पर भी पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण कैसा होता है, समान होता है। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण समान होता है उन्हें समान सदिश कहते हैं, और दिशा भी कैसी होती है, सेम होती है। नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी, अपोजिट होगी। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक लंबाई वाला जो वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक लंबाई वाला जो वेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका फार्म, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मॉडुलस है। यहाँ पे किसी भी वेक्टर की, किसी वेक्टर को उसकी लंबाई से भाग कर देना, किसी वेक्टर को उसकी लंबाई से भाग कर दोगे तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण तो जीरो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा लेकिन डायरेक्शन आर्बिटरी होगी। डायरेक्शन का आता पता नहीं होता है सर किधर डायरेक्शन है। परिमाण जीरो का मतलब लंबाई जीरो है। परिमाण जीरो का मतलब क्या है, लंबाई उसकी जीरो है। लंबाई उसकी क्या है बेटा, जीरो है। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर पहले बता दिया, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ना बदले, जिनका परिमाण ना बदले, ठीक है, और जिनकी दिशा ना बदले, उनको समांतर तरीके से कहीं पर भी उठा के डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि इस वेक्टर को उठा के इस तरीके से डिस्प्लेस कर दो, ऐसे उठा के इधर लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा दो। पढ़ा चुके हैं इसलिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बताया, त्रिभुज नियम क्या होता है कि एक बड़ी भुजा की लंबाई इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चतुर्भुज नियम क्या है बेटा, सेम है। चतुर्भुज में क्या होता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड दे रखी हो तो उसके विकर्ण की वैल्यू इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है। चतुर्भुज नियम एक तरीके का त्रिभुज नियम ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक अदिश से सदिश का गुणन मतलब क्या है कि एक स्केलर से आप वेक्टर की मल्टीप्लाई करा रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। परिमाण भी बदल सकता है, दिशा कभी कभी नहीं बदलती लेकिन कभी कभी परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी। ठीक है, पीछे डिटेल में पढ़ाया था, रिवाइज करा रहे हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला कैसे बताया था, इसको वही ए कैप ए कैप ए कैप के हिसाब से मान सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 6 यूनिट, तो इसका मॉडुलस, अगर इसका वेक्टर का 6 ए कैप, अब तुमको ए कैप चाहिए तो 6 आ जाएगा, अपॉन में 6 क्या है इसका मॉडुलस है। तो कैसे निकालो, किसी भी वेक्टर का उसकी वेक्टर की लंबाई से भाग कर दो, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर यानी वेक्टर का घटक रूप। वेक्टर का कौन सा रूप, घटक रूप क्या होता है कि एक्स अक्ष की डायरेक्शन में एक लंबाई वाला जो वेक्टर होता है उसे आई कैप, बाई अक्ष की जो डायरेक्शन में एक लंबाई वाला जो वेक्टर होता है उसे जे कैप, और जेड अक्ष की डायरेक्शन में एक लंबाई वाला जो वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं। और इनको एक्स आई बाई जे और जेड के की फॉर्म में लिखना कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। तो ओपी वेक्टर कैसे लिखोगे, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस
जेड के। ये होता है घटक रूप। क्या होता है? घटक रूप यानी कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट और एक वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और वेक्टर कंपोनेंट एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ। तो दिस इज अ कंपोनेंट फॉर्म। और इस वेक्टर में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर। मैंने बोल दिया था इनको एक्स वाई जेड अगर है तो उनको स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के को वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। अब बात आती है कि कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है सर, या तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट निकाल लो। यानी उनको आप क्या करिए, वर्क करो और जोड़ो और रूट निकाल के रख दो। या फिर कैसे निकालोगे? दूरी फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो भाई? डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन है कि दो वेक्टर दिए हों तो उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे उसमें गुणा करेंगे? तो कुछ नहीं है, सिंपल है। एक वेक्टर ए बराबर ले लिया, एक वेक्टर बी बराबर ले लिया, तो आई आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा और के वाला इसी तरीके से माइनस होगा। मल्टीप्लाई करो तो इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये आएगा जैसे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, एक वेक्टर है जो दो पॉइंटों को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ज्वाइन कर रहा है। एक एक्स बाई जेड है, एक सॉरी एक्स वन बाई वन जेड वन है और एक्स टू बाई टू जेड टू है। तो ये तरीके के क्या होगा? विस्थापन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहते थे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, बाई टू माइनस बाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये कौन सी फॉर्म है? कंपोनेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? कंपोनेंट फॉर्म है। और अगर दूरी चाहिए, इनका मॉडुलस चाहिए, तो इनका वर्क करके जोड़ लो। तरीका वही है, दूरी फार्मूला। ठीक है, मतलब वही है ना, तो सीधे इनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का रूट, सम का रूट। जैसे एक क्वेश्चन दिया एग्जांपल में, एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, कह रहे हैं एक पी है और एक कह रहे हैं पी क्यू वेक्टर निकालो। क्या निकालो? क्या फर्क पड़ता है पी क्यू वेक्टर में? तो कैसे निकालोगे? ये वाला माइनस, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे टू है, गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या है? टू है। ठीक है, तो माइनस वन माइनस टू। ठीक है, आई कैप इसी तरीके से माइनस टू माइनस थ्री जे कैप और माइनस का नाइन माइनस का जीरो। अगर दूरी चाहिए, आपको इसका मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करोगे? इसके जो वैल्यू आ जाए इनको स्क्वायर करके सम करके क्या निकाल लो? इनका रूट। क्या निकाल लेंगे? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर दो वेक्टर सररेख हैं, दो वेक्टर सररेख हैं, तो उनकी शर्तें क्या है? उनकी शर्तें क्या है? शर्त है पहला, ए बराबर लैम्डा वी। ए बराबर, दूसरा कोई वेक्टर दे रखा होगा, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, उसको कॉमन निकाल के देखना, उसको कॉमन निकाल के देखना और वही वेक्टर आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कोलिनियर वाली कंडीशन को फॉलो करेंगी। दूसरी, अभी तो डायरेक्शन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये आया, दूसरी कंडीशन, एक तो कंडीशन हो गई ए बराबर लैम्डा वी, दूसरी कंडीशन कोलिनियरिटी की और है, सररेख की दूसरी शर्त। ए बराबर ऐसे दे रखा हो ए वन आई बी वन जे सी वन के, बी वेक्टर बराबर दे रखा हो ए टू आई बी टू जे और सी टू के। तो ए और बी आर कोलिनियर। अगर ए और बी कोलिनियर है तब पहली शर्त तो ये है, ए बराबर लैम्डा बी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कोलिनियर है लैम्डा, अब ए की वैल्यू ये लगा दी, लैम्डा बी लगा दी, इसको बेटा हमने गुणा किया, लैम्डा ए टू लैम्डा बी टू लैम्डा सी टू, और आई जे के गुणांकों की कर ली तुलना। आई जे के गुणांकों की क्या कर ली? तुलना। तो ए वन बराबर आएगा लैम्डा ए टू, ए टू बी वन बराबर आएगा लैम्डा बी टू एंड सी वन बराबर आएगा लैम्डा सी टू। अब यहां से देखेंगे तो ए वन बटे ए टू, बी वन बटे सी वन बटे सब बराबर किसके आएगा? लैम्डा के। अगर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे तो इनके जो स्केलर कोफिशिएंट होंगे, स्केलर कंपोनेंट होंगे, ए वन बटे ए टू कर लो, बी वन बटे बी टू कर लो, सी वन बटे, अगर सबका आंसर एक आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तब भी कह देंगे कि जो हमारे वेक्टर है वो कोलिनियर है। वैसे कोलिनियर की डेफिनेशन अलग है, सॉल्व करने का तरीका अलग है।
बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पे लिख देना दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ कोलिनिटी वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर। लैम्डा क्या है? एक नॉन जीरो स्केलर है, मतलब जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी हो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशो, दिक्कोज्याय और दिक अनुपात, दिक्कोज्याय और दिक अनुपात। किसी भी वेक्टर की, किसी भी वेक्टर की जो कोसाइंस होती हैं, जैसे एंगल तो बनाएंगे, अल्फा बना लिया एक्स एक्स के साथ, ये इसने बीटा बना लिया, और ये तो किसी भी वेक्टर की कोसाइन, किसी वेक्टर की क्या कोसाइन ही क्या कहलाती हैं? दिक्कोज्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? दिक्कोज्याय कहलाती है। जैसे करके कहते थे वो उसमें स्लोप में, किसी रेखा के झुकाव की टेंजेंट को, रेखा के झुकाव की टेंजेंट को प्रवणता कहते थे, स्लोप कहते थे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? किसी भी वेक्टर की कोसाइन को, किसी वेक्टर की कोसाइन को क्या बोलेंगे? दिक्कोज्याय कहते हैं। दिक अनुपात क्या है? कि अगर तीन नंबर ऐसे हों जो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब दिक्कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती हों, ऐसे तीन नंबर जो दिक्कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दिक अनुपात कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन निकालने का तरीका अलग है। दिक्कोज्या और दिक अनुपात कैसे निकालोगे? दिक्कोज्या दे रखी हो और निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन इसके काफी आते हैं पेपर में। किसी भी वेक्टर दे रखा है आपको कंपोनेंट फॉर्म में, कोई भी वेक्टर किस फॉर्म में दे रखा है? कंपोनेंट फॉर्म का मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बेटा? दिक अनुपात कहते हैं, डायरेक्शंस रेशो कहते हैं। किसी भी वेक्टर के जो उसके रेशो होंगे उन्हीं को बोलेंगे दिक अनुपात। और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को, जो इकाई सदिश आता है, उसके स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाएंगे? दिक्कोज्या। तो किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है उनको बोल देंगे हम दिक अनुपात, और किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शंस रेशो है, वो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन। आगे देखते, देखो, तीन ऐसे नंबर ए बी एंड सी डायरेक्शंस कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल हो जाए, ऐसे तीन नंबर जो दिक्कोज्या के साथ अनुक्रमानुपाती हो जाए, अनुक्रमानुपाती हो जाए, जैसे एल अनुक्रमानुपाती ए, एम अनुक्रमानुपाती वी, एन अनुक्रमानुपाती सी। तो ऐसे तीन नंबरों को ही दिक अनुपात कहते हैं। जैसे एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, क्या निकलेगा? एक कांस्टेंट। क्या निकलेगा? एक कांस्टेंट। तो ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। तब हम ए बी सी को क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन रेशो कह सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एक एग्जांपल में है क्वेश्चन, कहने का एक ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस का 4k एंड बी वेक्टर माइनस 4i प्लस का 6j माइनस का 8k, और कह रहे हैं सररेख है। कैसे है? सररेख मतलब कोलिनियर है। तो तुम्हें आगे देखिए, किसी भी वेक्टर के, ध्यान देंगे, किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, कोई भी वेक्टर दिख जाए तो मैं दिक अनुपात चाहिए, तो किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम दिक अनुपात। और किसी भी इकाई सदिश के यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे उनको बोलेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक्कोज्या। क्या बोलेंगे? दिक्कोज्या। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिख भी दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगल ए निकालनी है तो सबसे पहले क्या नहीं, ए कैप निकालो। अगर किसी भी वेक्टर की आपको दिक्कोज्या निकालनी है, कोई वेक्टर दे रखा है, तो आप पहले उसका ए कैप निकाल लो। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर का एक लंबाई वाला वेक्टर निकालो, फिर उसके स्केलर कंपोनेंट लिख के दिखा दो, तो आपकी दिक्कोज्या निकल के बाहर आ जाएगी। अगला एक क्वेश्चन भी यहाँ पे, राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया है, उसके हमें डायरेक्शन रेशो लिखने हैं। डायरेक्शन रेशो का मतलब दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशो का मतलब दिक अनुपात लिखने हैं। और एक वेक्टर दे रखा, तो मैंने बोला था अभी, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, कोई भी वेक्टर किस में दिया हो? कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, तो उसके जो स्केलर कोफिशिएंट होंगे या स्केलर कंपोनेंट होंगे उन्हीं को हम दिक अनुपात कहते हैं। तो इसका देखो दिक अनुपात यहीं से पता चल रहा होगा, 1
कॉमा 1 कॉमा -2। लेकिन दिक् अनुपात तो पता चल जाएगा, लेकिन दिक्कोज्या में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ती है, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, इसी वेक्टर का, यानी इसी वेक्टर में इसकी लंबाई से भाग कर दो। लंबाई का मतलब इसके मैग्नीट्यूड से भाग करोगे, प्रत्येक पार्ट में भाग करोगे, उसके बाद उसके स्केलर कंपोनेंट ढूंढ लेंगे। क्या करेंगे? स्केलर कंपोनेंट ढूंढेंगे। तो देखो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द वेक्टर्स 1, 1, -2। ठीक है, अब आपको दिक् अनुपात तो मिल गए। अगर आपको डायरेक्शन को साइन चाहिए तो ये भी तरीका क्या होगा, 1 अपॉन में इसका मॉडुलस, अपॉन में इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। मॉडुलस कितना होगा, 1 का 1 1 और 2 का 4, सबको ऐड करोगे 6 होगा। मॉडुलस निकालना आता ही है, इनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट, स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट निकाल लोगे। तो हमने क्या करा, सिर्फ हम ए कैप निकाला। ए कैप निकालने के बाद कैसे निकाला, वो तो डायरेक्ट लिख दिया है। ए कैप कैसे, i + j - 2 के अपॉन में इसका √6। ये मटेरियल इसके भी अपॉन में होगा, इसके भी अपॉन में, और तो इसका स्केलर कंपोनेंट 1/√6, इसका स्केलर 1/√6, इसका होता है -2 तो ये L हो गया, ये M हो गया, और ये फिर मैंने एक बात बताई थी पीछे, दिक् अनुपात की सेकंड डेफिनेशन। ऐसे 3 नंबर जो दिक्कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ऐसे 3 नंबर जो दिक्कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम दिक् अनुपात भी, तो ये कंडीशन अगर आपको करनी है, चेक करनी, तो आप कर सकते हो। कैसे? ये दिक् अनुपात आ गए, ये दिक्कोज्याएं आ गई, L/A = M/B N/C। दिक्कोज्या को LMN से और दिक् अनुपात को ABC से। तो करके क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि L/A M/B N/C बराबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, बराबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो करके देखो भैया, 1/√6 L की वैल्यू, 1/√6 किसकी वैल्यू, L की वैल्यू, यहां लगाओ, A की वैल्यू 1, तो 1/√6 ही आएगी। 1/√6 B की वैल्यू 1, बोले यहाँ पे -2/√6, लेकिन C की वैल्यू -2, -2 से इसको कैंसिल कर दो, 1/√6 ही बचेगा। तो यानी तीनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, बराबर, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यानी जो नीचे दे रखे हैं वो दिक् अनुपात हैं, और जो ऊपर दे रखी हैं वो दिक्कोज्या। तो जो डेफिनेशन थी पहली वाली, वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। फिर बात आएगी डायरेक्शन रेशो ऑफ ओपी वेक्टर, वो तो समझ में आ गया कि ABC सच दैट देन ABC आर द डायरेक्शन रेशो। तब आप ABC को क्या कह सकते हो, डायरेक्शन रेशो कह सकते हो। कब? जब वो 3 नंबर दिक्कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती हो जाए और कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। आगे सेक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को बोलते हैं विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला क्या बोलते हैं बेटा, विभाजन सूत्र। ये 11th में पढ़ा होगा। सेक्शन फार्मूला की कोई लाइन AB है, AB को कोई P पॉइंट या R पॉइंट है, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कैसे? PQ कोई रेखा है, PQ क्या है बेटा, एक रेखा है, ठीक है, ओरली समझो। और R कोई पॉइंट है, PQ कोई रेखा है और R कोई पॉइंट है। जो R पॉइंट है वो रेखा PQ को M/N में डिवाइड कर रहा है, M/N में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A हो, पोजीशन वेक्टर क्या था कि किसी भी वेक्टर का ओरिजिन से, किसी वेक्टर का ओरिजिन से पोजीशन बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर। तो क्या करा इन्होंने कि किसी भी, मान लिया P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या माना हमने, क्या माना, A वेक्टर, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ओरिजिन लिख देना O। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ही कहती है, क्या कहती है, किसी भी वेक्टर का पोजीशन ओरिजिन से बताने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर A और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B हो, तो हमें R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना होता है। किस पॉइंट का, R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर
बताना होता है तो बताते कैसे, ये हमने 11th वगैरह में पढ़ा होगा कि m रेशो पॉइंट होता था x2, तो पॉइंट यानी b वाला, m वेक्टर m रेशो एंड b वेक्टर प्लस n रेशो a वेक्टर अपॉन में m प्लस n। ये कब होता था कि सर पी क्यू को r पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे, अंता विभाजन करे। और विभाजन का मतलब ये नहीं होता कि कट कर दिया लाइन को, विभाजन का मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन पी का आर से क्या रिलेशन है और क्यू का आर से क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बताया जाता है, क्योंकि तभी तो कहते हैं बाह्य विभाजन में कोई बाहर बैठा है तो काट कैसे सकता है, रिलेशन ही बता सकता है। जैसे लोग बाहर बैठ के गाली देते हैं, कहते हैं दम हो तो अंदर आके दे तो बताते हैं सर विभाजन सूत्र कैसे लगता है, बात समझे बेटा। तो बाहर बैठ के दे रहे हो तो सर रिलेशन नहीं बता रहे हो, तुम्हारा हमारा रिलेशन कैसा, आप काट नहीं रहे हो, खाली वैल्यू दिखा रहे हो अपनी। तो बाहर से डिवाइड करेंगे, इंटरनली डिवाइड करेंगे और मिड पॉइंट पर भी डिवाइड करेंगे। तो मिड पॉइंट पे डिवाइड करेंगे कैसे, तो m और n कैसे हो जाएंगे बराबर। अगर भैया मध्य बिंदु पे विभाजन करने लगे तो m अनुपात n क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। शिवम यहाँ पर m की जगह पे n एक ही चीज लगा दोगे, m और m लगाओगे तो यहाँ पर भी m और m लगाओगे, तो m और m हो जाएगा कॉमन, यहाँ से 2m, m से m कट जाएगा, तो फार्मूला निकलेगा दोनों वेक्टरों का सम अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा मिड पॉइंट केस, कौन सा, मिड पॉइंट केस का मतलब है कि पी क्यू कोई लाइन है, उसमें आर जो पॉइंट है, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर पी क्यू, आर मिड पॉइंट है पी क्यू लाइन का, आर, अब देखो आर डिवाइड द पी क्यू इन रेशो 1:1, 1:1 का मतलब इक्वल, जो एम होगा भाई दूसरा एम होगा, 1:1 का मतलब समझ गए। इंटरनली देन वेक्टर आर, और ध्यान रखना मध्य बिंदु का जो विभाजन होता है वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे m और n की जगह चाहे 1 रख दो चाहे m रख दो, तब भी वही बात आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन 2। याद रखिएगा मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, तो सीधे दोनों वेक्टरों को जोड़िए और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्सटर्नली डिवाइड, क्योंकि डिटेल नहीं पढ़ा रहे, डिटेल तो बहुत पीछे पढ़ा चुके हैं। एक्सटर्नल डिवाइड, एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब यार कोई लाइन है और लाइन है पी क्यू, लाइन क्या है हम, और कोई आर पॉइंट है बाहर जो वहां से उसको डिवाइड कर रहा है, तो कैसे ये निकालते थे उसमें कि जहाँ पर एम होता था वो कहते थे ना सर अनुपात का मतलब क्या होता है, एम अनुपात एन का मतलब होता है रिलेशन बताता था पी आर और क्यू आर का, तो वहां से पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालो, आपकी निकलेगी एम माइनस एन। तो जहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं वहाँ पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। कैसे लेंगे वो 11th क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ा है, वहां पे आराम से देख सकते हो। पढ़ो आगे। अगली एक्सरसाइज तुम्हारी में 10.3 जो एनसीईआरटी में चलेगी, उसमें चलेगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो सदस्यों की अदिश गुणा, मतलब वेक्टर होंगे दो लेकिन जब गुणा करोगे तो आंसर कैसा आएगा, स्केलर। उसके लिए क्या होता है फार्मूला, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, ए और बी दो क्या है, वेक्टर है, और इसमें जो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा। अब एक बात याद रखनी है, सर थीटा कहां तक हो सकता, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, कितना हो सकता है, 360 हो सकता है, नहीं। दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर क्या कर सकते हैं, हद से हद लेट जाओगे सीधे सीधे 180 अंश का ही कोण बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे पूछा जाता है थीटा की लिमिट कहाँ तक होती है, यहाँ पर थीटा की लिमिट 180 तक रह सकती है। कभी कभी मान लिया कि सर थीटा की वैल्यू 180 से क्या हो गई, ज्यादा, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे लूंगा क्यों, अब नीचे वाली वैल्यू लेंगे। कभी कभी थीटा की वैल्यू मान लो 180 अंश से ज्यादा होगी दोनों वेक्टरों में, तो हम वो लेंगे ही नहीं, हम लेंगे वो कौन सी जो कम होगी, 0 और 180 के मिड में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ कंडीशन याद रखनी है डॉट प्रोडक्ट की, कि जब दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर कैसी आती है, स्केलर क्वांटिटी, आंसर अदिश आएगा, यानी गुणा सदिश की होगी और आंसर अदिश आएगा। दूसरा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है,
जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है चाहे ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अब 90 हो गया तो यहाँ पे लगाओगे ना cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। याद रखना, अगर दो सदिश, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर दो सदिश लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अगर दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, 0 है, बीच का एंगल क्या है, 0 कब होगा, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के समांतर हो जाए या उसी लाइन पे आ जाए, तभी तो 0 हो जाएगा। कहना खुद का खुद की डायरेक्शन में एंगल 0, खुद की डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए डॉट ए अगर सेम आ जाए इसी तरीके से, खुद की डायरेक्शन में, दिख रहा, तो ए डॉट मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ पर बात ही आएगी, खुद की डायरेक्शन में एंगल 0, तो एंगल जब 0 लगाओ cos 0 की वैल्यू 1, तो भैया मॉड ए तो आएगा। अब मॉडुलस किसी का भी हो, मॉडुलस का मतलब होता है लंबाई, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लंबाई। लंबाई तो स्केलर होती है, तो मॉड ए को हम लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, भाई दो बार है, और मॉड ए के स्क्वायर को सिर्फ हम सिंपल तरीके से ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ लंबाई की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप तीन तरीके से लिखेंगे, सेम वेक्टर को ए डॉट ए भी लिख सकते हैं, मॉड ए भी लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और खाली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, चलिए आगे। अब बात आती है कि सर थीटा बराबर कहीं पे 180 ही हो जाए, अगर एंगल कितना हो जाए, अगर 180 हो गया तो cos 180 वैल्यू -1 होती है, तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ फार्मूले बनेंगे तुम्हारे, किसके, लंब कोणीय एकांक वेक्टर के। एक्स एक्स की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा था एक लेंथ वाला, उसको आई कैप कहते थे, बाई एक्स की डायरेक्शन में जो एंगल बनता था उसको जे कैप, और जेड एक्स की डायरेक्शन में जो एंगल बनता था एक यूनिट वाला उसको के कैप। तो कहीं पे क्वेश्चन आएगा सर आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, तुमको मालूम है सर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड बी cos थीटा। अब बताओ आई डॉट आई, खुद की डायरेक्शन में एंगल, खुद की डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, 0। तो तुमको मालूम है सर आई डॉट आई cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और आई कैप का मैग्नीट्यूड खुद ही बताते हैं, एक लंबाई वाला वेक्टर, तभी तो कैप लगा है। यूनिट वेक्टर का क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, एक, इसका भी मैग्नीट्यूड एक, cos 0 की वैल्यू भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। तो सेम नंबर का या सेम वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी, 1। इसी प्रकार सिमिलरली आप लिख सकते हो सर जे डॉट जे, उसकी भी वैल्यू बनाएगी, के डॉट के, उसकी भी वैल्यू बनाएगी। कैसे बनाई, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, 0 है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। डेफिनेशन बता दी है, आराम से करते रहो। फिर कहेगा सर आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे, दिमाग लगाओ, इनको कहते थे लंब कोणीय एकांक वेक्टर। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता था, 90 डिग्री का, इनके बीच में। अब तो आई डॉट जे है ना, तो ए डॉट बी के हिसाब से लगाएंगे, तो मॉड आई एंड मॉड जे, और cos थीटा की जगह पे लगेगा 90, कितना लगेगा, आई और जे 90 डिग्री पे होते हैं, तो 90 लगाओगे, cos 90 की वैल्यू 0। अब 0 के मल्टीपल कुछ भी आ जाए, भले चाहे 1 आ जाए, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, आएगा 0 ही। तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 है, इसी तरीके से जे डॉट के की वैल्यू भी 0 होगी, और के डॉट आई की वैल्यू भी 0 होगी। अलग अलग है, डॉट प्रोडक्ट है 0, सेम है डॉट प्रोडक्ट है तो 1। बात समझ में आई इतनी या नहीं आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है कि सर आई जे के क्या होते हैं, आई जे के
के बीच में एंगल कितना होता है, से याद रखना आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इनके बीच में हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगला, अगर दो वेक्टर ऐसे हों, दे रखे हों और थीटा की वैल्यू निकालने को कहे, आपको दो वेक्टर दे देगा किताब में, क्वेश्चन में कहेगा दो वेक्टर हैं ए और बी, कहेगा इनके बीच का एंगल बता दो हमें, इनके बीच का एंगल बता दो, तो क्या फर्क पड़ता है, करके पढ़ा तो है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, यानी वही वेक्टर लगा देना, मॉड ए वेक्टर एंड मॉड बी वेक्टर। अब ए डॉट बी हमको आएगा, गुणा करनी आती है, मॉड ए क्या होता है, किसी भी वेक्टर की लेंथ, अब वो कैसे निकलती है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो क्या करेंगे, उनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट निकाल लो, दोनों वेक्टर निकाल के रख देंगे। अब आएगा टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब क्या कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी और भी है स्केलर प्रोडक्ट की, अदिश गुणन की, वैसे सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन, यानी कहने का मतलब अगर हम वेक्टर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हो डॉट की, तो कायदे से होगी जैसे ए डॉट बी प्लस सी, तो पहले होगा ए डॉट बी फिर होगा ए डॉट सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले ही सर्टिफाई कर रही है, क्यों, चाहे आप इसको बी डॉट ए लिखो चाहे सी डॉट बी लिखो, सी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर के जानते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ए डॉट बी करना जरूरी था, बी डॉट ए भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आंसर पर। लेकिन अगर सदिश गुणन है तो मत कर देना, अगर बेटा ए है तो ए ही रहेगा आगे। ठीक है, दूसरा, लेट ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर्स, हमने क्या कर लिया, दो वेक्टर मान लिए ए और बी, एंड लैम्डा बी एनी स्केलर देन लैम्डा ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं, लैम्डा को बाहर लिख लो, लैम्डा को बाहर लिख दो ए डॉट बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए बाहर लिख लिया डॉट लैम्डा बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी प्रॉपर्टीज में लगाते रहो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, एक क्वेश्चन आता है एक एक नंबर में, दो दो नंबर में आता है ये, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मैंने बताया था भैया प्रोजेक्शन बच्चों को समझ में नहीं आता, प्रक्षेप है क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप, ध्यान सुनना, प्रक्षेप। हर बार में अंदौर उठा के देखो, एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इससे। प्रक्षेप होता क्या है पहले समझो, मान लो ए वेक्टर के ऊपर, ए वेक्टर है, ए वेक्टर के ऊपर हम लाइट रेज डालें, लाइट रेज समझते हो, प्रकाश डालें, इस तरीके से ए वेक्टर के ऊपर क्या डालें, समझते हैं प्रक्षेप है क्या, प्रक्षेप होता कुछ नहीं, एक तरीके की परछाई होती है, लेकिन समझ में नहीं आता प्रक्षेप है क्या। हमने क्या करा, एक वेक्टर मान लिया ए और उस वेक्टर के ऊपर क्या डाली, लाइट डाली, लाइट रेज आ रही हैं या डाल रहे हो, ए वेक्टर की, ए वेक्टर की कहां पर, ये जो परछाई बन रही है दिख रही है, ए वेक्टर की कहां पे, वी वेक्टर पर परछाई दिखी, ए वेक्टर की बी वेक्टर पर जो परछाई होती है उसी परछाई को कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर क्या है, ए है, और आज बैठ जाओ, कोई वेक्टर बेटा क्या है, ए है, और ए वेक्टर पे तुमने लाइट रेज डाली, और लाइट रेज डालोगे तो परछाई तो बनेगी, वो बनी कहां पे, बी वेक्टर पे, तो ए वेक्टर की बी वेक्टर पर जो परछाई बनती है उसी परछाई को कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन कहलाती है, या दिस इज लेंथ इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन, या फिर कह सकते हो ये जो लंबाई होती है इस लंबाई को कहते हैं प्रोजेक्शन, यहां से लंबा डाल देते हैं, प्रोजेक्शन बता देते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सर ये निकाला कैसे, ये थीटा बराबर कैसे निकालोगे, सर जिस कोण की बात करते हो उसके सामने की भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो मान लो हमने कॉस थीटा की बात करें
तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, नहीं होता? तो आधार क्या है? अगर cos थीटा निकालोगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हुआ और कर्ण ये हुआ, ना हुआ? तो अभी हम निकालेंगे कैसे इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। पहले तो ये समझो कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन होता क्या है? तो किसी भी वेक्टर का जब लाइट डालोगे तो नीचे वेक्टर पे जो परछाई बनेगी उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसको बोलेंगे कैसे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। ये भी हो सकता है सर बी ऊपर हो और ए, तो बी का ए पर बोलोगे। क्वेश्चन आएगा बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए या ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा सर किसका किस पर प्रक्षेप आप पूछ रहे हो। निकालेंगे कैसे वो समझते हैं। तो यहां पे ध्यान दो मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ए कॉस थीटा, और इनटू में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई। मॉड ए कॉस थीटा को यहाँ पे देखो, ये मॉड ए कॉस थीटा है शिवम, ये मॉड ए कॉस थीटा है, ये मॉड बी कॉस थीटा है, ठीक है। इसको हम इनटू में 1 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 की जगह पे बी वेक्टर का जो कैप है का मॉडुलस लगा सकते हैं। कैप का मतलब क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी लंबाई 1 यूनिट होती है। तो बी वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर का कैप का मॉडुलस। अब यहां पे समझो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कैप और ये cos थीटा। पर तुम जानते हो सर ये तो फार्मूला होता है ए डॉट बी का, लेकिन ए वेक्टर पूरा है और लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप। नहीं लिख सकते? ए वेक्टर डॉट बी कैप समझ में आया। और बी कैप क्या होता था? किसी भी वेक्टर का और बटे में उसके मॉडुलस। तो इसको ऐसे लिखते थे ए डॉट वी अपॉन में मॉड वी वेक्टर। नहीं कह सकते? अब कहने का मतलब जब भी पूछेगा ए का बी पर प्रक्षेप बताओ, तो ए डॉट बी नीचे बी कैसे आया, और बी का ए पर पूछेगा तो ए डॉट बी तो आएगा ही आएगा, नीचे क्या आएगा? इसको चाहे इसके बटे में लिखो चाहे पूरे के बटे में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो नहीं लिख सकते थे, तो लिखना गलत था, तो लिखना गलत था। बात समझ में आई? चलिए देखें। अब आएगा प्रोजेक्शन ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, यानी बी का ए पर प्रक्षेप बताओ। तो कैसे करेंगे? अब की बी कॉस थीटा ले लो, अब की क्या ले लो? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा जैसे ही लोगे, गायब हो गया, एक मिनट, कहां पे रह गया था? ये अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। अब कहेंगे सर अब की बी को ऊपर से लाइट डालेंगे तो ए पे परछाई बनेगी, तो मेरे को ये परछाई चाहिए, यही प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो बी कॉस मॉड बी कॉस थीटा, फिर से वही बात करेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, फिर उसको अब की लिखेंगे क्या? अब की एक है तो वो बन जाएगा तुम्हारा वी वेक्टर एंड नॉट ए वेक्टर। तो सीधा याद रखो अगर ए का बी पर पूछा है तो ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी, बी का ए पर पूछा है तब भी ए डॉट बी अपॉन में मॉड। जो जिसका पूछे जिस पर पूछेगा वो नीचे रहेगा। कैसे रहा वो बता दिया। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अब आता है सर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। रियलिटी ये है, रियलिटी वही फार्मूला लगा देते हैं। फिर ए वेक्टर का किस पर? बी पर परछाई चाहिए, तो ए वेक्टर और बी का कैप। बी का ए डॉट बी मत समझ लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गलत है ये। ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर बी का ए पे पूछेगा तो बी वेक्टर डॉट ए कैप। और तुम जानते हो सर कैप तुम जानते हो यूनिट वेक्टर होता है, कोई वेक्टर उसी का मॉडुलस, उसी का। अगला
ये क्वेश्चन आया भी है 4 नंबर में आया, कह रहे फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज, ध्यान देना, वी ऑलवेज हैव मॉडुलस ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी। कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर हो तो उन दोनों वेक्टरों का जोड़ करिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो कैसे करेंगे, पहले हमने क्या करा, इस वेक्टर की एलएचएस उठा ली, इसको होल स्क्वायर का मतलब बताया था मैंने, इसको डॉट में लिख सकते हैं 2 बार। तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए एंड बी डॉट बी। फिर तुमको मालूम है बी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर ये 2a डॉट बी लिख सकते हैं। यहीं पे समझना है ध्यान से, इस चीज को समझो, कोई भी x होगा, कोई भी वैल्यू हो x की, वो हमेशा अपने मॉडुलस से या तो इक्वल होगा या छोटा, कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा अपने मॉडुलस से या फिर या तो बराबर होता है या फिर छोटा होता है। जैसे जैसे माइनस का मान लो हमने 1 ले लिया, ठीक है, या तो -1 के बराबर है, और जब उसका मॉडुलस निकालेंगे तो छोटा है। जैसे मान लो माइनस का नंबर ले लो तुम, -2 ले लिया तुमने, तो -2 या तो -2 के बराबर है, और मॉडुलस ले लिया तो -2 छोटा हो गया, या तो छोटा होता है या, तो इस क्वेश्चन में हम हर नंबर पे क्या लेंगे, मॉडुलस, और मॉडुलस जो ऑलरेडी मॉडुलस में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मॉडुलस लगाया तुरंत वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे एक चिन्ह लेस देन इक्वल टू। भाई इसको सोचो, कोई भी वेक्टर दे दिया और उस वेक्टर का जो मॉडुलस ले रहे हो -2 है, तो -2 या तो -2 के बराबर होगा या फिर क्या होगा, उससे छोटा होगा। कैसे, -2 का मॉडुलस निकाल के देखो, -2 का मॉडुलस क्या होगा, +2, और +2 क्या होगा, -2 से तो क्या होगा, बड़ा है, वो तो छोटा ही हुआ, तो या तो छोटा हो गया या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें ऑलरेडी मॉडुलस लगा हुआ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस लगाओगे तुम, यहाँ पर जब मॉडुलस लगाओगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, 2 पे तो मॉडुलस लगाने की कोई इज्जत ही नहीं, भाई क्या फायदा, जो स्केलर क्वांटिटी है उसको मॉडुलस लगा रहे हो, मॉडुलस में तो वैल्यू पॉजिटिव, और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, लंबाई। मैंने बताया था मैग्नीट्यूड और मॉडुलस में क्या फर्क होता है, स्केलर क्वांटिटी का मॉडुलस निकलता है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और हिंदी में दोनों को क्या कहते हैं, परिमाण। हिंदी में परिमाण ही निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में कहते हैं सर परिमाण निकालो, जी नहीं समझ में आ रहा सर वेक्टर का परिमाण निकाल लो या स्केलर का, लेकिन इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक मॉडुलस और एक मैग्नीट्यूड, मॉडुलस स्केलर का और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ही तुम यहाँ पे मॉडुलस लगाओगे, यहाँ पे देखो इसमें ऑलरेडी मॉडुलस है, अब स्केलर को एक तरीके से मैंने बोला था कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस लगा रहे हो और वो तो स्केलर बन गया, वो तो क्या बन गया, तो ये तो मॉडुलस है, स्केलर है, इस पे मॉडल लगा भी देखो क्या फर्क पड़ता है, पहले से पॉजिटिव होगा ये, किस पे लगाओगे, जैसे ही मॉडुलस लगाओगे ये बराबर का जो चिन्ह है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू में। कैसे चेंज हुआ पता चला, सर -2 मान लो कोई भी नंबर, -2 का मॉडुलस या तो -2 के बराबर होगा या उससे, भाई -2 तो छोटा है ना, तो हमने छोटा कर दिया, तो लेस देन इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लगा दिया हमने इसको, अब तुमको मालूम है लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर। अब ये देखो ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अब स्केलर क्वांटिटी में आप इसका भी मॉड लगा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया, फार्मूला बन गया सर a² + b² + 2ab। अब मॉडुलस में बना है तो मॉडुलस में लिखना है, मॉडुलस में बना है तो क्या लिखेंगे, a + b का मॉड का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a + मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है, बात समझ में आई। चलो भाई आगे क्वेश्चन अगली बार कराएंगे, तब तक